की संवेदनशीलता के साथ अगर आप काम करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, पीड़ित जो आ रहा है उसको सम्मान देते हैं, प्रेम से उससे बात करके उसकी तकलीफ़ को समझते हैं, तो आप न सिर्फ़ उस पीड़ित की मदद कर रहे हैं बल्कि आप स्वयं भी अपना व्यक्तित्व सार्थक कर रहे हैं। क्योंकि आपको जिस कुर्सी पे बैठाया गया है, भारत के संविधान ने लोक सेवक से जो अपेक्षा की है, हमारे संविधान ने लोक सेवकों से, उस अपेक्षा को पूरा करना आपका अपना भी पहला कर्तव्य है। और जनता के टैक्स के पैसों से इतनी भारी भरकम सुविधाएं आईएएस आईपीएस अफसरों को मिल रही है, गाड़ी हैं, बंगले हैं, सुरक्षा है, नौकर चाकर है, एक राजसी जीवन है, और लेकिन यदि संवेदनशीलता नहीं है तो कहीं ना कहीं सब कुछ व्यर्थ है। सबसे बड़ी संवेदनशीलता, और शायद मेरे पास ये था, चूँकि मैं गरीब घर में पैदा हुआ तो मैंने गरीबी देखी है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर मैं और करना चाहूँगा कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज में जो नौजवान इंग्लिश मीडियम से सेलेक्ट होके आते हैं, ये एक बड़ा ऐसा सवाल है जो अक्सर कोई पूछता नहीं है, लेकिन एक धरातल का सवाल है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पिछले 10-15 सालों में एक चलन आपने भी देखा होगा कि बड़ी संख्या में आईआईटीएंस आ रहे हैं, आईआईएम के बच्चे आ रहे हैं सेलेक्ट होके, इवन एमबीबीएस मेडिकल बैकग्राउंड से लोग आ जा रहे हैं, तमाम हर तरह के बैकग्राउंड से धनी परिवारों के युवा ऑल इंडिया सर्विसेज में खूब आ रहे हैं। उनकी जो वर्किंग है, हालांकि सबका अधिकार है, कोई भी आ सकता है इस सेवा में, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि साहब किसी अधिकारी ने फरियादी को डांट के भगा दिया, किसी अधिकारी ने फील्ड में किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया, झापड़ मार दिया, किसी ने कोई फ़ोन ही नहीं उठाता, उसका फ़ोन पीआरओ या नौकर ही उठा रहे हैं, वो कभी अपना फ़ोन नहीं उठाता। तो ये जो इस तरह की मानसिकता के लोग ऑल इंडिया सर्विसेज में आ रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि वो एक मानसिकता है कि वो खुद को बॉर्न टू रूल समझते हैं, वो समझते हैं कि वो लोक सेवक नहीं शासक हैं। ऐसे जो अफसरों का चयन हो रहा है और यूपीएससी का जो अपना रिक्रूटमेंट मेथड है, उसको लेकर आप बतौर एक वरिष्ठ लोक सेवक और एक बहुत अनुभवी अधिकारी, आप इन चीज़ों को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मीडियम की बात है, गरीब बैकग्राउंड से आने का, हमारे समय तो हिंदी मीडियम था ही नहीं। जब हम लोग सेलेक्ट हुए तो हिंदी मीडियम था ही नहीं, हम सब लोगों ने इसमें पढ़े। लेकिन जब हम लोग ट्रेनिंग में गए तो वहाँ भी एक ग्रुप कॉन्वेंट वालों का अलग हो जाता था। लेकिन शायद हम जो रूरल बैकग्राउंड के थे, हम लाइफ में ज़्यादा सफल रहे कि मैंने उसको देखा, गरीबी होती क्या है। मेरे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, हमारे बड़े मित्र, बहुत अच्छा संवेदनशील, तो उनको डीएम को किसानों की खरीफ गोष्ठी, रबी गोष्ठी, हम कहते भाई साहब आप चले चलो। अब नेचुरली उस आदमी को ये नहीं मालूम, सीनियर ऑफिसर के बेटे थे, कि धान का पौधा कैसा होता है, गेहूँ पैदा कैसा होता है, ये घास कौन होती है, गेहूँ मामा का कैसा होता है, तो उस व्यक्ति को नेचुरली नहीं मालूम। तो एक चीज़ हम लोगों के साथ प्लस पॉइंट ये रही। दूसरी जो आपने कहा, दिक्कत ये है फील्ड वर्क, और फील्ड वर्क का मतलब पब्लिक से संबंध लो स्तर पर आ गया है। फ़ोन नहीं उठाओगे, किसी से मिलोगे नहीं। आप अक्सर अखबार में देखते होगे कि वहाँ लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई, पुलिस गई, पथराव हो गया, पथराव स्वागत। हम लोग जब मिलते थे लोगों से, तो मिलते थे, जो कहीं जाते तो 10-20 लोग ऐसे होते थे, नहीं साहब हमारे कप्तान साहब बहुत अच्छे, हमारे डीआई साहब बहुत अच्छे, ये किया था। तो वो आपके बीच में बफर का काम करते थे। पब्लिक साहब मिलते थे, उनकी दूर करते थे। आज मैं कहीं जाता हूँ, साहब आपने मेरे लिए काम कर दिया था। मैं बताऊँ एक किस्सा संवेदनशीलता की, आपके बाराबंकी की। मैं शाम का समय था, एक कपूर डिग्री कॉलेज में दोनों लेक्चरर थे, अगर होंगे तो आप कहिएगा, देखिएगा, तो शायद उनको याद हो जाए, उनका नाम जानना चाहूँगा। दबंगों ने उनका सामान मकान से करके और उनको फेंक दिया बाहर, और सामान सब सड़क फेंक दिया। मेरे पास दोनों पत्नी आए, पति पत्नी रोते हुए। मैंने तुरंत उनको बैठाया, चाय पिलाया, बताया क्या है। उन्होंने बताया कि साहब मेरे साथ ये हुआ। रघुराज सिंह मेरे इंस्पेक्टर थे, कोतवाली बाराबंकी, उनका रघुराज आ जाओ। मैंने कहा मास्टर साहब का सामान अभी अंदर, अभी मुकदमा कायम होगा, और 1 घंटे मैं आ रहा हूँ, और सभी जितने हैं अच्छी तरह से स्वागत करके उनको लॉकअप में होना चाहिए। मैं 1 घंटे बाद गया, और मैंने कहा मास्टर साहब के लिए सुरक्षा के लिए 2 सिपाही लगाइए परमानेंट। लग गए। मास्टर साहब अपने घर में चले गए, सब बंद हो गए, गैंगस्टर में बंद कर दिया। सुबह सुबह वो मेरे घर आए, दोनों पति पत्नी। सर बड़ी कृपा हो रही है आपने, लेकिन सर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इससे वर्दी की महत्ता। उन्होंने कहा कि सर मैं डिग्री कॉलेज के लेक्चरर हूँ, मेरी पत्नी भी डिग्री कॉलेज लेक्चरर है, हमारी तनख्वाह, हमारा सम्मान, हमारा स्तर एसडीएम के बराबर है, डिप्टी एसपी के बराबर। लेकिन सर आज मैं लेक्चरर के बजाय सिपाही होता वर्दी वाला, तो मेरी पत्नी पर कोई हाथ नहीं उठा सकता था। ये चीज़ वो कपूर ने ये कहा।
इलाहाबाद में असिस्टेंट एसपी था, एक बड़े माफिया थे, मर गए। तो एक सज्जन आए, वकील भी थे, समाज सेवक भी थे, कि साहब बैकवर्ड गांव है लोधों का, बिल्कुल हमारे मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर, फतेहपुर बांदा बॉर्डर पर। तो साहब वहाँ पर फला एक माफिया हैं, उन्होंने, उसके लोगों ने उस गांव को उजाड़ दिया। वहाँ केवल बुजुर्ग और बच्चे मिलेंगे और कोई नहीं। उनके फसल काट लिए हैं, उनके पेड़ काट लिए, खाली आपको ठूंठ मिलेगा उसको। तो मैंने कहा कोई रिपोर्ट लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। हम कहा आप लिखाओगे? बोले साहब हमें जान पै रही है। मैंने कहा मैं चलता हूँ। जीप होती थी उस समय असिस्टेंट एसपी के पास, मैं और रंजन द्विवेदी मेरे एसपी अंडर ट्रेनिंग थे, डीजी रैंक में रिटायर हुए। एक स्टेन गन, 2 सिपाही, और मैं उस गांव पहुंचा। जब उस गांव में पहुंचा तो मौत का सन्नाटा, फाटक फटे हुए। मैं किसी से बोलूं, कोई बोले नहीं मैं जाए। बड़े मुश्किल से एक महिला बोली, मैंने कहा माता जी आपका फाटक में फटा है। माता जी सुन करके बोले साहब वो फला साहब के आदमी आए और लूट ले गए, हम लोग फाटक बंद किए तो चीर करके फाटक, ये पेड़ काट ले गए, सब लाद ले गए लकड़ी, हमारी फसल थी ये। तो मैंने तुरंत जो है, केडी मिश्रा मेरा ड्राइवर था, अभी कल ही फ़ोन आया था, प्रतापगढ़ में सेटिल है। हमने कहा मिश्रा तू दोनों सिपाही ले और जा, थानाध्यक्ष पर मुझे विश्वास नहीं था। तो एक डीपी सिंह था हमारा चौकी इंचार्ज, अजूहा बांदा बॉर्डर, फतेहपुर बॉर्डर पर। हमने कहा डीपी को बुला ला, जितनी फोर्स चौकी। कहे साहब आप लोग अकेले? मैंने कहा एक स्टेन गन मेरे हाथ में, एक रंजन के हाथ में, हम लोग पर्याप्त हैं। गया ले आया, वहीं कैम्प किया, मुकदमा कायम किया, जितने बड़े माफिया थे उनकी गिरफ्तारी की। और एक मैंने अच्छा किया, लेकिन टोटली वो न्याय संघ मतलब कानून के हिसाब से। मैंने कहा जाओ तुम्हारी लकड़ी तुम्हें जिंदा नहीं करूँ तो सब उठा लाओ, तुम्हारी फसल जो ले गए अभी मड़ाई नहीं हुई है, उठा लाओ सब करके। और उनके लोगों को बुला करके बसाया। फिर हमने कहा ये बिना सुरक्षित नहीं रह सकते। तुरंत मैंने आरआई को वहीं से वायरलेस किया, 1 हेड कांस्टेबल, 4 सिपाही गार्ड लगा दी। फिर 1 हफ्ते बाद मेरा मन नहीं माना, मैं फिर उस गाँव में गया। जब मैं गया उस गाँव में तो वो जो देख कर डरते थे, वो बुढ़िया आकर मेरे गले में लिपट गई और बोली बेटवा हम तो ये समझत रहें कि यही लोग सरकार हैं, आज मैं समझी कोई और भी सरकार है। बहुत बड़ी बात है। तो ये संवेदनशीलता होनी चाहिए और ये इतना आनंद मिलता है, इतना सुख मिलता है। मैं सार कप्तान था लखनऊ का 84-86, बड़े माफिया थे, बख्शी, भंडारी, अन्ना, राम गोपाल, मैं सबको करके मेरे समय में सबके सब अंदर रहे। उसमें 2 तो मर गए हैं, 2 तो अभी जिंदा हैं। तो बहरहाल सबको मैंने उसके पहले कोई आदमी इनको हिम्मत नहीं करता था। मेरे एसएसपी थे तुम अपनी सुरक्षा बढ़ाओ। मैंने कहा साहब एक स्टेन गन मेरे पास रहती, एक मेरे हवलदार के पास, इनके हाथ में लाइट मशीन गन होगी तो मेरी शक्ल देख कर के गिर जाएंगे। तब वहाँ रहा। एक दिन सुबह की बात थी, कैसरबाग कोतवाली के पीछे मेरा एसपी सिटी तब 1 होता था, रेजिडेंस था। सुबह का टाइम था। हमारे अदले बताया साहब कुछ लड़कियाँ आई हैं, वो मिलना चाहती हैं विश्वविद्यालय की। मैंने कहा लगता कोई समस्या हो गई। तो घर के बरामदे में जो कमरा था वहीं मेरा कॉन्फिडेंशियल ऑफिस, मैं कुर्ता पजामा, हमें लखनऊ के लोगों ने 2 बरस कभी सादे कपड़े में नहीं देखा। मैंने रात के 2 बजे के पहले वर्दी नहीं उतारी, और जब मैं नहीं उतारूंगा तो ये जो आज टी शर्ट पहने माल में घूमते हैं, जब एसएसपी नहीं तो चीफ नहीं उतारेगा शहर का, तो पता चला वो बैठी, बुलाया, हम क्या बोली कप्तान साहब मिलना है। मैं कुर्ता पजामा पहने था, 27-28 साल की उम्र थी, एक बेबी सा फेस। फिर अंदर गया, मैं आया, चाय लेकर के बैठा। उनका बताएं कप्तान साहब। मैंने कहा मैं हूँ कप्तान। बोले क्या आप कप्तान हैं? उनके क्यों? बोली अखबारों में हम पढ़ते हैं जो बदमाशों से लड़ता है, जो गोली चलाता है, जो इसको बंद करता है, तो हम देखने आए थे कि उस आदमी की जलती हुई आंखें होंगी, क्रूर टाइप का चेहरा होगा। लेकिन साहब ये तो आप जो है बिल्कुल जो है जैसे हम स्टूडेंट हैं उसी तरह से आपका जो है सिंपल सा है, बिल्कुल वाला उस तरह का आप हैं। मैंने कहा देखिए हमारा चेहरा बदलता रहता है, जब मैं वहाँ होता हूँ तो मेरी शक्ल को बदमाश देखकर गिर जाएगा। यहाँ पर हूँ, अपने परिवार में हूँ, तो मेरा शक्ल ये है। पब्लिक आती है मिलने तो जैसे डॉक्टर इलाज करता हो मेरा चेहरा होता है। मेरी पत्नी आज भी कहती कि तुम्हारा चेहरा बदलता रहता है। तो ये किरदार पता चला कोई कड़क हैं तो जनता के साथ में मिसबिहेवियर करने लगे, सीधे हैं तो क्रिमिनल के साथ भी सीधे हैं। आपका किरदार ऐसा होना चाहिए, बदलना चाहिए कि क्रिमिनल हो देखकर आपको बेहोश हो जाए। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे करना चाहूँगा मैं कि जीवन में कभी कोई ऐसा क्षण आया सेवा के दौरान, पुलिस सेवा के दौरान, जब आपको लगा कि बिल्कुल
आमने सामने बदमाशों से सामना हुआ और एकदम आपने फील किया कि यहाँ पे लाइफ भी रिस्क पे रही, गोली आपने खुद भी चलाई और वहाँ से भी गोली चली, ऐसा कोई सिचुएशन जब आई हो जो सबसे टफ आपने आज तक जिसको आप याद रखते हो? ऐसा है, मेरी किताब एक आएगी जल्दी, अब तक कोरोना की वजह से नहीं प्रिंट होकर आ जाती। उस किताब का नाम है पुलिस की बारात। मैं एसएसपी मेरठ था, मेरे हवलदार को एक बहुत बड़े माफिया दिल्ली ने मार दिया, जिसको 2 कैबिनेट मिनिस्टर पालते थे, तेजपाल गुजर। और उस समय उसकी कमाई थी 1 लाख रुपया पर डे, 91-92, 2 करोड़ की कोठी। दर्जनों लोग मारे गए आपस में और गैंग वार में। पुलिस कमिश्नर परेशान हो गया, हमारा हवलदार मार दिया था। मुझे डेट याद है, वो था 25 मई 92। मैंने लाश पर कसम खाई 1 महीने में मार दूंगा। और मैं पागलों की तरह से, आज लोग घर से नहीं, मैं एसएसपी मेरठ, अपने मेरठ निकल कर दिल्ली में रेड करता था मैं। और साथ में कोई डीएसपी नहीं, कोई ये नहीं। अगर दम नहीं है तो मैं सिपाही पसंद करूंगा। दरोगा हमारे ऑपरेशन में जो मैंने लीड किया, आपसे कहा, 19 करीब जिसमें मेरे ऑपरेशन मारे गए, उसमें कोई डिप्टी एसपी रैंक अफसर नहीं रखा मैंने, केवल थानेदार, सिपाही। क्योंकि हमें जो अगर दम है तो मुझे वो चाहिए, मुझे कंधे पर शेर वाला नहीं चाहिए। तो उसमें और फिर अल्टीमेटली हमने दिल्ली जाकर इतना रेड किया कि दिल्ली से बाहर आ जाए। पुलिस कमिश्नर दिल्ली ने बैठक की थी 20 जून 92। हरियाणा अफसर, डलिया अफसर, ये मेरे आईजी भी थे। मैंने कहा सर मैं पागल हूँ, मैं इसका गोली चलाई तो मैं मार दूंगा। तो उस समय पुलिस कमिश्नर, नेचुरली उनको थोड़ा सरप्राइज हुआ, 3 स्टेट की पुलिस परेशान है। तो मेरे आईजी थे AK शरण, वो मेरे ट्रेनर भी रहे आजमगढ़ में जब मैं अंडर ट्रेनिंग ASP था। तो उन्होंने कहा, ही इज माई मास्टर किलर, अगर ये है गोली चलाया तो मार देगा। और साहब आया और मैंने फिर लोकेट किया, इतना रेड किया कि एक जगह छोड़ दिया, बुलंदशहर, मामा घर उसके, जिससे उसको ये मालूम हो कि ये तो दूसरा जिला भी है, बाकी इसको सब ठिकाने मालूम है, ये हरियाणा में रेड कर रहा है, दिल्ली में रेड कर रहा है, ये बुलंदशहर ये नहीं जानेगा। मैं वहाँ पर एक मेरे इंस्पेक्टर थे ब्रजपाल सोलंकी, कांस्टेबल रणबीर, उनको लेकर गया। सिपाही की रिश्तेदारियाँ थी। मैंने कहा तुम मुझे इंट्रोड्यूस करना, मेरा मित्र है। तो मेरे सिपाही रणबीर सिंह ने इंट्रोड्यूस किया मेरा मित्र। मैं गया, देखा उसके मामा घर। फिर मैंने कहा देखो AK-47 के गैंग है, AK-47 चलेगी और इसमें दोनों तरफ कैजुअल्टी होगी। मैं नहीं चाहता कि इनोसेंट पब्लिक का मारा जाए, इसलिए ऑपरेशन डे में होगा। अब डे में आप पहुंचोगे कैसे? ऐसे लोग अपने वॉचर रखते हैं दूर दूर। तो मेरे पास फोटोग्राफ था, मैंने सोचा, उसने हमारे दरोगा जी बोले सर 25-30 आदमी चारों तरफ से, इधर उधर उधर। हमने कहा ऐसे ऑपरेशन नहीं होता, फोर्स से नहीं होता, दम से होता ऑपरेशन और बुद्धि से होता है। तो मैंने रात में सोचा, सुबह का मैंने कहा जाओ मैरिज का पोस्टर छपो। शकील अहमद बेट समीदा, एक बस ली गुप्ता ट्रांसपोर्ट की, उस पर चिपकाया, लाउड स्पीकर लगाया गाने वाला, मुस्लिम नहीं लगाता। मैंने कहा हिंदू ये फाइनल पॉइंट नहीं समझ पाएगा। और बारात ले करके उसमें मैं टी-शर्ट और जीन्स पहन करके, और उसमें आगे ड्राइवर की बगल वाली गुलावटी गया। वहाँ मेरा सोर्स आया कि वहाँ है। जब 3 किलोमीटर रह गया तो मैंने बस रोकी, मैंने फ़ोटो में कहा देखो ये है, और मेन पार्टी में, फायरिंग पार्टी में रहूँगा, क्योंकि मैंने रेकी किया है। और उस दिन मैंने 2 दिन बाकी थे, 28वें दिन दहाड़े इनकाउंटर हुई और तेजपाल गुजर को हमने मार दिया। और उसी में हमें दिल्ली सरकार ने 1 लाख रुपया कैश रेट दिया था 92 में, और राष्ट्रपति ने मेरा पहला जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री है उसी में हमको मिला। तो इस तरह ये तो एक कहानी है। और दूसरा, हमने जो लास्ट ऑपरेशन जब मैं प्रदेश का नंबर 2 था, वो है 18 जून 2009, बांदा चित्रकूट। वो टीवी पर लाइव चल रहा था। उसमें हमारे 4 लोग मारे गए। इंस्पेक्टर बेनी माधव सिंह कंपनी कमांडर थे, कांस्टेबल समीम, कांस्टेबल वीर सिंह, कांस्टेबल इकबालुद्दीन DIG का गनर। DIG IG गए, वो भी इंजर्ड हो गए। उसके बाद 4 जहाँ कैजुअल्टी हो जाए, 7 बैडली इंजर्ड DIG। मैंने हेलीकॉप्टर लिया, अपने DG विक्रम सर से कहा, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, और गया वहाँ। तो ये हालत कि हमारी फोर्स, वो गांव जहाँ वो छिपा था वो 500 मीटर बाहर राइफल रेंज की। खैर हुआ, शाम के टाइम हुआ। मेरे IG थे, नाम तो नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि सर आप डाक बंगले में जाएं सुबह। फिर मैंने कहा मैं डाक बंगले में चला जाऊंगा तो मेरी फोर्स क्या समझेगी? बीहड़ में ना खाना है ना पानी है कि मेरे साहब ADG साहब आए और चले गए एयर कंडीशन डाक बंगले में। नहीं, यहीं रहूँगा ज़मीन पर। खटिया ले आए। मैंने कहा नहीं, युद्ध भूमि में ये उचित नहीं है। ज़मीन पर यहाँ सिपाही और ADG प्रदेश का नंबर 2 बराबर हैं। रात में 2 बजे DM हृदय कुमार थे, उन्होंने कुछ रोटी भेजी, आलू की सूखी सब्जी। मैंने जवानों को बुलाया, 2 रोटी निकाला, रोटी कम थी। मैंने कहा बेटा 2 रोटी मिलेगा।
मैंने लिया, हाथ में रोटी रखा, सब्जी, मैंने कहा मेरे साथ खाओ। वो एक पानी पिया। उसके बाद मैंने कहा मैं ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। रात भर में AK-47 लिए घूमता रहा। सुबह का टाइम हुआ, हमारे सीनियर अफसर वो आए 8-10, बोले साहब कोई नहीं जाएगा, आप मीडिया से झूठ बोलने के रात में भाग गया। मैंने कहा तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं अकेला जाऊंगा। मैंने AK-47 उठाई, टीवी पर लाइव, और मेरी पत्नी का नचुड़ी, उनका गला रुक गया। मेरी बेटी दिल्ली में थी, टीवी पर देखा और रोने लगी। हमने कहा तुम लोग नहीं देख पाओगे। मैंने गोली चलाई है, लेकिन आज मैं जब प्रदेश का नंबर, मैं 54 साल का था उस समय ADG, और मैं हट नहीं सकता। मेरी पत्नी आज भी मेरा ब्लैकबेरी फ़ोन रखे हुए हैं जिससे मैं बात कर रहा था। मैंने कहा तुमसे बात करके ये मैं अब बात नहीं कर पाऊँगा। और उसके बाद गया मैं, मेरे 2 कमांडो, हमारी फोर्स इतनी डिमोरलाइज थी। मैंने लीड किया, मैं 20-25 फुट के रेंज में, और हमारी करीब 300 की फोर्स वो 500 मीटर के बाहर दायरे में लाइव। मैंने ग्रेनेड से, मैं हर हथियार फायर करता हूँ। आज तमाम अधिकारी ट्रेनिंग के बाद राइफल का बोल्ट खींचना भूल जाते हैं। टीवी पर लाइव सलम मणि त्रिपाठी जो आज के मुख्यमंत्री जी के OSD हैं, ये IBN-7 के थे, इनका जो कमेंट चला उस पर, ये जो कि साहब मैंने देख रहा हूँ कि ये ADG रैंक का अफसर जिस तरह से जो बहादुर सिपाही लड़ता है, हवलदार लड़ता है, दरोगा लड़ता है, उस तरह से देखा। जब मैंने मार दिया, उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, सर आपने बड़ा अच्छा काम किया, फला किया। मैं दूसरी तो वही वर्दी थी मेरी दूसरी। हमने कहा इसकी बड़ी शहादत, इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मुझे दुख है कि मैं उसमें नहीं था, तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी। और उसके बाद मेरा गला भर आया, आँखों में आंसू तो चला आया, भावुक हुए ADG। ये कहने की स्टोरी का है। हमें एक चीज़ बता दूँ, ईश्वर ने कुछ प्रदत्त है, मुझे डर नहीं लगता। गोली चल रही है, लोग ये हो जाएगा, और जो डरता है वही मरता है। अगर आपका दिल, दिमाग और एक्शन ये साथ में है तो कैजुअल्टी नहीं होगी। जो डरते हैं वो घबराहट में यहाँ वहाँ वही मारे जाते हैं। वो मेरा लास्ट ऑपरेशन था आज प्रदेश, शायद ADG रैंक का पूरे देश में किसी ने गोली नहीं चलाया। टीवी पर लाइव था। वो 18 जून 2009 का मेरा अंतिम ऑपरेशन था। तो आपने जो सवाल किया, डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता। मैंने कहा जो अगर मरना होगा तो मरना तो एक बार होता है। मैं पीलीभीत का SP था, मेरे 2 सिपाही मार दिए गए 87 आतंकवादियों ने। मेरे DG तब तो दुनिया में नहीं है, 54 बैच का राजनाथ गुप्ता साहब। मैं आया, मैंने से अनुरोध किया, सर मैं पंजाब जाऊँगा। उन्होंने कहा आई डोंट वांट माई IPS ऑफिसर टू बी किल्ड। मैंने कहा सर दिस इज माई ऑक्यूपेशनल हजार्ड, मैंने वर्दी पहना है, तो मरने से का डर। नहीं मानोगे तो रबरो साहब से उन्होंने बात किया, मेरा SP है, नहीं मान रहा है। मैं गया, मेरे एडिशनल SP थे एक, 6 DSP। हमने कहा जो चलेगा वो डरेगा नहीं, जो डरे वो नहीं जाएगा। तो मेरे कोई लोग तैयार नहीं हुए। तो मेरे 2 इंस्पेक्टर VK त्यागी और महेश चंद शर्मा और 10 लड़के PSC के SLR जो लिए खड़े हैं, उसमें PSC कुछ SLR आ गई थी। तब ना AK-47 थी, ना कार्बाइन थी। तो फाइटर में 10 लड़के PSC के, एक मैं, मेरे 2 इंस्पेक्टर 13, 2 ड्राइवर, 15 लेकर मैं अमृतसर पहुंच गया। और वहाँ तरन तारन, सिरहाली, हरीके, बंडाला, जंडियाला गुरु 8 दिन रहकर रेड किया, उठा लाया वहाँ से और ला करके यहाँ जैसा लाया, मैंने पूरे तराई में टेररिस्ट पर कहर ढा दिया। उसके बाद तुरंत उन्होंने बैठक किया पंजाब में, खालिस्तान कमांडो फोर्स, लिबरेशन फोर्स, टाइगर फोर्स, और मुझे मारने का हुक्मनामा। 3 बार मेरे ऊपर प्लानिंग हुई अटेम्प्ट का, तीनों बार पकड़े गए। 2.25 वर्ष रहा। मेरे DG बोले अब तुमको नहीं रखूँगा, तुमने बहुत रिस्क ले लिया। तो मेरे 25 आदमी की पर्सनल सिक्योरिटी थी और मैंने समझा मेरे माथा डर न जाए, तो मैंने कहा मैं उसी तरह से निकलूँगा, ये नहीं। खैर उसके बाद उन्होंने 2.5 साल मुझे बाराबंकी कर दिया। मैंने कहा सर आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस, और शायद मेरे बाद लोगों को दिक्कत हो। तमाम अधिकारी गए जिन्होंने अपने गाड़ी की नीली बत्तियाँ उतार दी, और उसके बाद जो दबा था वो ऐसा फैला कि पंजाब आतंकवाद के समाप्त हुआ। तो ये होती लीडरशिप। मैंने कहा मैं जाऊँगा कभी। आप इधर मैं आपको रोक रहा हूँ, बहुत बड़ी बात का आपने कही कि आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस। जब आप वर्दी पहनते हैं तो आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि जहाँ आवश्यकता पड़े अपनी हिफाजत करना आपका दायित्व है, लेकिन आप डर के नौकरी करें, ये कहीं ना कहीं वर्दीधारियों के लिए ठीक नहीं होता है।